मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज मैं MST 10 प्रेमचंद की कहानियाँ में दलित जीवन और प्रेमचंद के विषय में वर्णन करने वाली हूँ। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्त्री जीवन और प्रेमचंद, और आज हम करेंगे दलित जीवन और प्रेमचंद। दलित जीवन और प्रेमचंद परिचय। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के आधार पर दूसरे, तीसरे और चौथे दशक में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ छुआछूत जैसे गंभीर विषयों को लेकर उनके प्रति हिंदू समाज की दृष्टि तथा इसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त असमानता और शोषण के दुष्चक्र को मुखरित करते हुए उसका प्रबल विरोध किया है। हिंदू समाज में राजनीतिक गुलामी से अधिक गहरी गुलामी, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा छुआछूत की भावना है, जो कि मनुष्य के साथ साथ ही राष्ट्र तथा समाज के लिए भी गंभीर समस्या है। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश रचनाओं में हिंदू समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध, इसके समूल विनाश के उपरांत ही भारतीय समाज को वास्तविक रूप से स्वतंत्र माना है। अध्याय का व्यंग्यावलोकन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था की आलोचना। प्रेमचंद हिंदू समाज द्वारा अपने ही भाइयों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की विडंबना से अत्यधिक आहत थे, और उनके लिए यह अत्यधिक चिंता का विषय था कि समाज मनुष्य के गुण या अवगुण के स्थान पर उसकी जाति को सबसे पहले देखता है। इस प्रकार समाज द्वारा मनुष्य के साथ ही जाने वाली प्रवृत्ति हिंदू समाज के साथ साथ ही संपूर्ण भारतीय समाज के लिए अत्यंत विनाशक है। हमारा कर्तव्य 26 सितंबर सन 1932 में लिखे हुए लेख के आधार पर उन्होंने अपने देश से छुआछूत को समूल नष्ट करना ही अपना मुख्य कर्तव्य घोषित किया है। प्रेमचंद इस प्रकार की प्रचलित वन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संशोधन की सलाह नहीं देते हैं। वे तो अपनी वैचारिक दृष्टि के आधार पर इस परंपरा को पूर्णतः उखाड़ फेंकने का समर्थन करते हैं। जाति व्यवस्था के कारण व्याप्त छुआछूत की भावना को प्रेमचंद एक प्रकार का डायनामाइट बताते हैं, जो उससे खिलवाड़ करने वाली के ही विनाश का ही मुख्य कारण बन जाता है। इसी प्रकार जाति व्यवस्था में व्याप्त यह छुआछूत की भावना यदि लंबे समय तक विद्यमान रहती है तो यह संपूर्ण भारतीय समाज के विनाश का महत्वपूर्ण कारण भी बन सकती है। अतः प्रेमचंद इस दृष्टिकोण के आधार पर अत्यंत दूरदर्शी रचनाकार थे, जो आने वाले समय में भारतीय समाज की वास्तविकता को देख रहे थे और अपने समाज तथा उसके सच को अनुभव करते हुए आने वाले समय व समाज के विषय में भी अपनी तार्किक सलाह अभिव्यक्त करते चलते हैं। प्रेमचंद के समय में ही अस्पृश्यता अथवा छुआछूत जैसे गंभीर विषय पर गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, और उन्होंने इसे अधर्म तथा इंसानियत का विरोध माना था। वे प्रत्येक हिंदू को निम्न जाति के लोगों को अपने सगे भाई के समान ही मानने पर ही उन्हें सच्चा हिंदू कहलाए जाने की बात को अभिव्यक्त करते हैं। इस टिप्पणी में समता के आधार पर निर्मित धर्म को ही गांधी जी ने अधिक महत्व प्रदान किया था, क्योंकि विषमता पर आधारित कोई भी समाज या देश प्रगति नहीं कर सकता। अतः
इस सत्य को गांधी जी और प्रेमचंद दोनों ही भली भांति पहचानते हैं। प्रेमचंद इस तथ्य को भी जानते थे कि स्वर्ण समाज के कुछ लोग दलितों के रहन सहन तथा अशिक्षा के प्रश्न को लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं और इनकी यह इच्छा थी कि यदि दलित की उन्नति हो जाएगी तो उनकी ही हजूरी तथा बेगार करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे तथा वे उनके शोषण करने से भी वंचित हो जाएंगे। प्रेमचंद अछूतों तथा ब्राह्मणों के कर्मों का आकलन करते हुए उनके नित्य कर्मों के आधार पर दोनों में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं और पवित्रता अपवित्रता के आचरण पर भी प्रश्न उठाते हैं। प्रेमचंद इसके आधार पर यह दर्शाना चाहते हैं कि इस प्रकार के समाज के सत्ताधारी वर्ग का षड्यंत्र प्रपंच बराबर स्तर पर खतरनाक रहा है और इसीलिए प्रेमचंद इस प्रकार के छंदम विचारों से दूर हटकर लोगों को अपने हृदय मंदिर के द्वार खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। मंदिर नामक कहानी की नायिका दलित सुखिया के रोगी पुत्र को ठीक होने के उद्देश्य से मंदिर में पूजा करना चाहती है, लेकिन अछूत होने के कारण उसे पुजारी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। अजय जब रात को सुखिया के पुत्र ज्यावन की स्थिति बिगड़ती है तो वह उसे गोद में उठाकर मंदिर की ओर भागती है। रात में मंदिर का ताला लगा होने पर वह उसे तोड़ देते हैं और पुजारी की आँख खुल जाती है। तब पुजारी के शोर मचाने के गांव से गांव के लोग इकट्ठे होकर सुखिया को मारने लगते हैं और एक व्यक्ति द्वारा धक्का दिए जाने पर ठोस जमीन पर गिरने से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यह एक दलित स्त्री की व्यथा है जो यह विश्वास रखती है कि यदि वह मंदिर में पूजा कर लेगी तो उसका पुत्र ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अछूत होने के कारण स्वर्ण लोग उसे रोकते हैं और इस बीच उसका पुत्र इसी के कारण दुनिया से विदा लेता है। यह प्रेमचंद इस प्रश्न को भी रेखांकित करते हैं कि गुलाम देश के लोग कर्म करते हुए भी एक सीमा तक ईश्वरवादी हो जाते हैं तथा गुलामी में जी रहे स्वतंत्रता के योद्धाओं के लिए ईश्वर के आत्मबल के समान था। अतः इसी भावना के कारण सुखिया अपने बीमार पुत्र को चिकित्सक के यहाँ न ले जाकर मंदिर की ओर भागती हैं, क्योंकि उस समय भारतीय समाज व हिंदू मानस में धर्म एवं ईश्वर की आस्था एक बड़ी चीज़ थी। यदि अशिक्षित सुखिया को फिर भी यह लगता था कि मंदिर में पूजा करने से उसका पुत्र ठीक हो सकता है, तो भी स्वर्ण समाज उसके इस कार्य में अमानवीय होकर बाधा उपस्थित करता है, जो कि समाज में व्याप्त विषमता का प्रतीक बनकर उभरता है। समानता का समर्थन। प्रेमचंद के दलित संबंधी चिंतन की पृष्ठभूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिकता विद्यमान है। जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा दलितों के मंदिर प्रवेश संबंधी अधिकार आंदोलन पर अपना मतभेद प्रकट करते अछूतों के साथ साधारण हिंदू द्वारा समानता और सज्जनता के अपने मुख्य मंतव्य को स्पष्ट किया था, उसी प्रकार प्रेमचंद भी अपनी रचनाओं के माध्यम से अछूतों के साथ सम्मानजनक तथा समानता युक्त व्यवहार का समर्थन करते हुए दिखते हैं। उन्होंने मंत्र कहानी के आधार पर अपनी इस बात की पुष्टि की है। जब एक अछूत चौबे जी ने उनकी कन्या का विवाह अपने लड़के से करने को कहते हैं, तो चौबे जी इसके उत्तर में अछूतों के जन्म संस्कार आहार व्यवहार में परिवर्तन लाने के बाद भी
उच्च शिक्षा ग्रहण करके मदिरा पान तथा मांस खाने की आदत को त्याग कर ही हिंदुओं में शामिल होने की बात करते हैं। यहाँ पर इस कहानी में प्रेमचंद युग की सीमा का भी अतिक्रमण करते हुए दिखता है, जिनका योगदान को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने यह माना था कि निराला, प्रेमचंद तथा राहुल सांस्कृतियन ही ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपने लेखन व चिंतन के आधार पर दलित समस्या से संघर्ष करने का प्रयास किया है। एक प्रकार से स्वाधीनता की चेतना का महत्वपूर्ण पक्ष भी है, जो सामान्यतः दलित विरोधी मानसिकता के साथ ही साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के विरोध से भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यह बात प्रेमचंद के लेखन के साथ वैचारिक रूप में भी जुड़ी हुई है। एक लेखक में उन्होंने यह भी माना था कि हमारे स्वराज्य का उद्देश्य देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के साथ साथ इसे सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों व नियमों से मुक्त कराना है, जो देश के लिए विदेशी शासन से भी अधिक नुकसानदेह है। इसीलिए प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के अंत को भारतीय राष्ट्रीयता की प्रथम अनिवार्य शर्त मानते थे, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद तथा धार्मिक पाखंड जैसी बुराइयों को समाज में समूल उखाड़ फेंकना है। प्रेमचंद की दृष्टि से दलित की वास्तविक स्थिति छिपी हुई नहीं थी, इसलिए वे उनके लिए विशेष सुविधा का प्रावधान करने पक्षपाती थे। पावन तिथि नामक 26 दिसंबर 1932 को लेख के माध्यम से उन्होंने अपनी इस बात को स्पष्ट किया है। प्रेमचंद यह चाहते थे कि दलित में शिक्षा के आधार पर ज्ञान का प्रकाश फैले तथा इसके माध्यम से वे अपने जीवन और समाज में व्याप्त अंधकार को दूर कर सके। प्रेमचंद दलित के लिए अलग से विद्यालय खोलने जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये समाज के लोगों से दूरी को और अधिक बढ़ाएंगे, बल्कि वे तो इस बात का समर्थन करते थे कि स्वर्ण बालकों के विद्यालय में रहते हुए भी दलित बालकों को पढ़ने का विशेष सुविधा प्रदान की जाए, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार की कुंठा न पनपे तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना बनी रहे। प्रेमचंद भविष्य दृष्टा थे और उनकी यह राय समाज जाने अनजाने में मानने को बाध्य था, जो कि एक सुखद पहल है। जाति उन्मूलन का उद्घोष और प्रेमचंद की कहानियाँ। प्रेमचंद को समाज में स्थापित करने के कार्य में पग पग पर स्वर्ण समाज द्वारा अवमानना तथा अपमान का दंश सहन करना पड़ा, यानी बहुत उन्हें अपमान और अवमानना का दहन करना पड़ा, अपमान को उन्हें सहना पड़ा। 1931 में अछूत वर्ग पर लिखी गई सदगति कहानी उनकी एक अत्यंत व्यर्थवादी तथा मार्मिक कहानी है, जिसमें एक दुखी दलित अपनी बेटी के विवाह हेतु लग्न निकलवाने के लिए पंडित के यहाँ जाकर मिन्नत करता है। सदगति नामक कहानी में यह है, तो पंडित जी उनका कार्य कराना स्वीकार करते हुए लकड़ी की एक मोटी सी गांठ फाड़ने का कार्य सौंपकर उसे बेगार भी लेते हैं, और बीड़ी पीने के लिए पंडिताइन से जब वो थोड़ी सी आग मांगता है तो
उसके छू जाने के भय से अपना बचाव करते हुए पंडिताइन उसके ऊपर ही आग फेंक देती हैं और वह जल जाता है। यद्यपि उसके द्वारा फाड़ी गई और छुई हुई लकड़ी से खाना बनाते हुए पंडिताइन परहेज नहीं करती है, तथापि उसे उसी की देह से छू जाने का भय गहरा सताता है। इसी ढंग से प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से उजागर करते हैं, जब भूखा प्यासा दलित मोटी गांठ को फाड़ते फाड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो दलितों द्वारा लाश न उठाने या किसी बड़े हंगामे के खड़े करने के भय से बचते हुए पंडित उसकी लाश को रस्सी से फंदे से बांध कर घसीटते हुए गांव के बाहर खेत में डाल देता है, जहां उसकी देह को गिद्ध, कौए, कुत्ते आदि जानवर नोचने लगते हैं। जिस अछूत के छू जाने से भी पंडित स्वयं को अपवित्र मानते थे, उसकी लाश को भय के कारण अपने कंधे अपवित्रता का कारण अपने कंधे के सहारे खींचकर ले जाते हैं और फिर नहा धोकर पवित्र का उपक्रम भी करते हैं। इस कहानी के कारण प्रेमचंद को चारों तरफ से आने वाली टिप्पणियों का तार्किक और व्यवस्थित जवाब देना पड़ता था, क्योंकि प्रेमचंद एक सच्चे हृदय से छुआछूत तथा वन व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध रचनाकार थे। तो आप सदगति पाठ को देख सकते हो। सदगति में इस तरह से ही लिखा हुआ है। गोदान में भी प्रेमचंद ने सिलिया माद्दीन के संदर्भ में स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लड़की सिलिया के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी विलासिता का शिकार बनाने के प्रसंग में को उजागर किया है। बड़ी जाति के लोग यूं तो छोटी जाति के लोगों से स्पर्श हो जाने के भय से दूर बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी बहु बेटियों के रूप यौवन पर मुग्ध होकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने झांसे में देकर उनका उपभोग करते हैं। माता दीन के धर्म की विकृति इसी के द्वारा होती है कि सिलिया नीच जाति की है और माता दीन ब्राह्मण है। वह उसे अपने प्रेम पास में फांस कर उसे विनयव्याही मात बना लेता है, लेकिन उसके हाथ से बनाए गए भोजन को खाने से भी परहेज करता है। इसी प्रकार सन 1932 में प्रकाशित कहानी भी एक अत्यधिक प्रभावशाली तथा मार्मिक कहानी है, जो एक प्रकार के सद्गति की पूरक ही मानी जाती है, जिसमें सद्गति में धर्म का एक ठेकेदार है जिसके द्वारा शोषण होता है, तथा ठाकुर का कुआं में इसका ठीक दूसरा पहलू है, जहां लाठी या आतंक के बल पर निम्न लोगों का दमन किया जाता है। ठाकुर का कुआं कहानी का नायक जोखो बीमार है और वह जो पानी पी रहा है उसमें दुर्गंध आने के कारण भी नहीं जा रहा है। तब उसकी पत्नी गंगी उसे वह पानी पीने से रोक देती है और ठाकुर के कुएं से दूसरा पानी लाने की सोचती है, क्योंकि गांव में कोई और दूसरा कुआं नहीं था। जब जोखो उसे ठाकुर के कुएं पर जाने से रोकता है, लेकिन फिर गंगी स्वच्छ पानी के लिए संघर्षरत होती है, किंतु ठाकुर की आँख खोलते ही वह वहाँ से अपने प्राण बचाकर भागती है और देखती है कि जोखो वही गंदा पानी पी रहा था। यहाँ प्रेमचंद यह दर्शाता है कि स्वर्ण लोग जो गंगी जैसी दलित स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार तो बनाते हैं, लेकिन दिन के उजाले में छुआछूत की भावना को दर्शाते हुए अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने का पाखंड भी करते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद इन्हीं पाखंडों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज की आंखें खोलता है
और अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण मराठी दलित रचनाकार उसका भरपूर सम्मान करते हैं। दलित के जीवन तथा समाज में उनकी स्थिति पर प्रेमचंद ने सन 1934 में दूध का दाम नामक एक और कहानी लिखी। उच्च वर्गीय महेशनाथ के यहाँ 3 बेटियां के बाद बेटा हुआ है और उनके घर में खुशी का वातावरण है, किंतु समस्या यह है कि महेशनाथ की पत्नी को दूध नहीं होता है। तब घर के जच्चे खाने में काम करने वाली दलित स्त्री भूंगी महेश के पुत्र को अपना दूध पिलाती है। भूंगी का पति पहले ही मर चुका है और एक दिन परनाला साफ करने समय भूंगी की भी मृत्यु हो जाती है। तब उसका बेटा मंगलू पूरी तरह से अनाथ हो जाता है और अब वह महेशनाथ के घर के झूठन पर पलने लगता है। वही मंगल जिसके हिस्से का दूध महेश बाबू का बेटा अपना अधिकार समझकर पी जाता था, उसे पेट भरने के लिए घर भर का झूठन ही नसीब होता है और अछूत होने के कारण उसे घर में ही रहने दिया जाता है। तब वह बाहर नीम के पेड़ के छांव में अपना आश्रय पाता है। प्रेमचंद भी ठीक घर के द्वार के सामने दलित के पड़े रहने की भी गांव के धर्मात्मा लोग द्वारा अशुभ माना दिखते हुए वहां से भी मंगल को हटा देना धर्म के विरुद्ध दिखलाना चाहते हैं। जब मंगल की मां महेशनाथ की बेटी को अपना दूध पिला रही थी, तब उन्होंने कोई छुआछूत नजर नहीं आता था, लेकिन आज जब अनाथ मंगल घर के बाहर नीम के पेड़ के छांव में आश्रय प्राप्त करता है, तो भले लोगों को उससे भी आपत्ति होती है और उसे वहां से भी हटवा देते हैं। कफन नामक कहानी के आधार पर भी प्रेमचंद ने हिंदू समाज में व्याप्त पाखंड तथा उनके कुरूप चेहरे के प्रति घृणा उत्पन्न करते हुए दलित पात्रों के अत्यंत सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इन रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे थे जहाँ पर भी सभी प्रकार की गुलामी, जाति, धर्म, लिंग आधारित शोषण से मुक्ति हो, क्योंकि राष्ट्रीयता की प्रथम शर्त भी वन व्यवस्था, ऊंच नीच तथा धार्मिक पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आज के समय में यह सच होता भी लग रहा है, क्योंकि दलितों में आत्मसम्मान की भावना का आ चुकी है और वे अब अपना अधिकार भी जान चुके हैं। आज किसी भी दलित का शोषण कर पाना उच्च वन के लिए सरल कार्य नहीं रहा है और आज हिंदू समाज के लोगों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रेम की महत्ता और जाति पाति की निरर्थकता समझ आने लगी है। तो इस तरह से हमने प्रेमचंद और दलित जीवन और प्रेमचंद के बारे में हमने जाना। बहुत ही सुंदर और मन को भाने वाला ये टॉपिक था। तो आप सब इसे सुनिए, सुन के याद रखिए, परीक्षा में इसे लिखिए। तो आपको अगर ये काम में आता है इसे पढ़िए। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उसके बाद हम किसान समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या और प्रेमचंद आने वाली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।